हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जतिन प्रजापति और आज हम इनसे पूछेंगे इनके डॉक्टर बनने का सफर कैसा रहा। 12th क्लास पास आउट की थी 2015 में। और उसके बाद से ही मतलब स्टार्टिंग से ही प्रेशर सा था कि मेडिकल ली हुई है, तो घर वालों को भी लगा कि लड़का पढ़ने में थोड़ा सा ठीक है, तो उन्हें पता नहीं कहाँ से ये उम्मीद हो गई कि इसका सिर्फ क्रैश कोर्स करा देते हैं और हो सकता है कि सिर्फ क्रैश कोर्स कराने से सिलेक्शन हो जाए। तो उस टाइम पे ज़्यादा कोई गाइड करने वाला तो था नहीं, पर क्रैश कोर्स के फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। क्रैश कोर्स करने से जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारी ओरिएंटेशन हो गई थी कि हमें पढ़ना किस तरह से है, हमारा सिलेबस क्या है और हमें अपनी टाइमलाइन कैसे सेट करनी है। तो AIPMT 2015 जो था वो मतलब उसने काफ़ी कुछ सिखाया हमें कि अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद भी उसका कोई रिजल्ट अगर निकल के नहीं आया कि वो पेपर ही कैंसिल हो गया, इससे बुरा क्या होगा। अब आपको फिर से वही करना है, फिर से वही तैयारियां, फिर से वही बुक्स, फिर से वही सिलेबस, फिर से वही टीचर्स, फिर से वही क्वेश्चन। तो अगर कुछ नया पढ़ने को मिलता रहे तो एक इंटरेस्ट सा बना रहता है, पर जब बार बार वही चीज़ें पढ़नी पड़े तो इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सिर्फ एक मजबूरी सी लगती है। और ये भी मुझे पता था कि अगर मैं मजबूरी में पढ़ूंगा तो सिलेक्शन तो होने से रहा। हर कोई कहता है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर होने से मतलब क्या है कि जो भी उसमें डेरिवेशन है, जो भी उसमें हमारे फॉर्मूलेज हैं या कोई मैकेनिज्म है, चाहे केमिस्ट्री की बात करें या फिर किंगडम की बात करें, तो हमें एक बेसिक ये आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है। और अगर इसके आगे कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम उस बेसिक को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो ये चीज़ अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब कि आपका बेस क्लियर है, और अगर ये चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो आपका बेस क्लियर नहीं है। एकदम से ज़िंदगी बिखर सी गई थी, फिर धीरे धीरे मैंने खुद को समेटना शुरू किया। तो घर वालों को भी लगा कि इसका प्राइवेट से BDS में करा देते हैं, पास में की यूनिवर्सिटी है प्राइवेट SGT। और मेरे 12th क्लास के मार्क्स देखे तो उस टाइम तो उन्होंने बोल दिया कि 25% ऑफ भी दे देंगे और कोई डोनेशन भी नहीं लगेगा। तो घर वाले सब एग्री कर गए, मैं भी एग्री था कि चलो कॉलेज तो मिल रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर उसके बाद में जब एडमिशन कराने के लिए गए SGT यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे और कोई कंसेशन भी नहीं होगा। उस टाइम मैं अपने मामा जी के घर पे गया हुआ था, तो पापा जी का मेरे पास कॉल आता है, वो पूछ रहे हैं कि बेटा ये बात है 2.5 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि डोनेशन, एक तो फीस इतनी ज़्यादा होती है उनकी और ऊपर से हम उसमें डोनेशन भी दें। तो जब कोई ऑप्शन नहीं बचा और उस टाइम रीटेस्ट में सिर्फ बचे हुए थे 25 दिन, तो जब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता तो आपके पास जो आखिरी ऑप्शन होता है आप उसी के लिए लग जाते हैं। एडमिशन कहीं पे हुआ नहीं तो मैंने तैयारी शुरू कर दी AIPMT की। और जब वो दे के हम बाहर निकले तो उस टाइम कुछ फील नहीं होता, ऐसा लग रहा था क्या पता ये भी लीक हो चुका हो, पर थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और तो जब रिजल्ट आया AIPMT का तो मार्क्स आए सिर्फ 391। तो उस टाइम एक बात तो मुझे पक्का समझ में आ गई थी कि भाई कोई हंसी खेल नहीं है नीट में सिलेक्शन लेना। और इससे सबसे बढ़िया बात यह रही कि हमने 2015 में ही 2 बार एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया था, वो भी नेशनल लेवल पे जाके। कोई मॉक टेस्ट नहीं, कोई सिर्फ मतलब डायरेक्टली नेशनल लेवल पे सबके साथ में कम्पीट करते हुए वो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं। तो सिलेक्शन नहीं हुआ वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये थी कि हमें एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिला। और इसके साथ साथ में अब हमें पता चल गया था कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना कितना है और किस तरीके से पढ़ना है। अब बस कमी थी तो हमारे डेडिकेशन की और टाइम डिवोशन की। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये थी कि एडमिशन ड्रॉप के लिए कहाँ पे लिया जाए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको कोटा भेज दो, इसको आकाश दिल्ली भेज दो, इसको टारगेट PMT में भेज दो, न जाने कितने कितने नाम। जिसकी समझ में जो नाम आया उसने वही नाम आके पापा जी के सामने बोल दिया। पापा जी भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज। तो फिर मुझे लगा कि जहाँ से मैंने क्रैश कोर्स किया था एटलीस्ट वहाँ पे लोग मुझे जानते हैं, मेरे घर के पास है, सिर्फ 30-32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गुड़गांव में। फिर मैंने एडमिशन ले लिया सेक्टर 14 के आकाश इंस्टीट्यूट में। और वहाँ से जो मुझे अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सा रहता था कि मेरे आसपास वाले लोग पता नहीं कितने इंटेलिजेंट होंगे। मैं सब कुछ अपना जो मैंने पढ़ा था वो सब कुछ भूल चुका था, एक नई शुरुआत मुझे करनी थी। अब इसी डिप्रेशन की वजह से मैं बैक बेंचर बन गया। और कुछ टीचर थे जो मुझे जानते थे पहले से,
तो उन्होंने मुझे फर्स्ट बेंच पे आके बैठा दिया। अब वो एकदम से इतना चेंज मेरी पोजीशन में उन्होंने कर दिया कि कई बार ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर भाग जाऊं वापस, कि कह दूंगा कि मेरे बस की नहीं है और मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं बीएससी कर लूंगा या फिर मैं 12th पास भी रह लूंगा। पर फिर कभी भी अपनी जिंदगी किसी के साथ शेयर नहीं की, या फिर मैंने जो मेरे दिल में चल रहा है वो कभी किसी को बताया नहीं। इसकी वजह से वो जो डिप्रेशन था वो और बढ़ता चला गया। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही एक पेन और पेपर उठा लिया, जो भी मेरे दिमाग में था, जो भी मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा था, मैंने सब कुछ A to Z उस पेपर पे लिखना शुरू कर दिया और मैंने देखते देखते 4 पेज भर दिए। और जैसे ही वो 4 पेज मैंने भरे, मैंने उसको, जब मेरे दिमाग से सब कुछ निकल चुका, मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। और उस टाइम के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत। ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे सिर से बहुत भारी वजन उठ गया हो। और उसके बाद में अब आकाश में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगा, पढ़ाई भी ढंग से होने लगी, कभी हो जाती थी कभी नहीं होती थी। वो फर्स्ट बेंच पे भी हमने खुद को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है वो ये कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएं, या सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनाई वो ये कि मैं किसी और के टाइम टेबल को फॉलो करके खुद की पढ़ाई नहीं कर सकता। मुझे अपने पिटफॉल्स पता है, मुझे पता है कि मेरी कमजोरियाँ कहाँ पे है। किसी भी दो इंसान की कमजोरियाँ एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है कि मुझे ये टॉपिक कम आता हो, दूसरा टॉपिक ज़्यादा आता हो, और जिसका टाइम टेबल मैं फॉलो कर रहा हूँ कॉपी करके, उसकी कमजोरियाँ कुछ और है, उसकी स्ट्रेंथ कुछ और है। तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसके हिसाब से टाइम टेबल अपना बनाना शुरू करें कि, और तीनों सब्जेक्ट रोज़ पढ़ें। अगर आपके पास में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है और उसको बराबर तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। हम अपना टाइम टेबल बना लें, और टाइम टेबल बनाने के बाद सिर्फ उसे छोड़ना नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस टाइम टेबल को हम फॉलो भी करें। तो फॉलो कैसे हो पाएगा, उसके लिए जो एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है कि जब भी आप कुछ टारगेट, अपना शॉर्ट टारगेट अचीव करो, शॉर्ट गोल अचीव करो, तो आप खुद को कुछ गिफ्ट दो। और उसकी जरूरी चीज़ ये भी है कि रोज इतना मोटिवेशन कहाँ से लेके आए कि रोज उन्हीं किताबों को उठा के बार बार पढ़ें। तो बस मन में एक चीज़ अगर हमारे रहेगी हमेशा कि मुझे बस अपना सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं है, ना कोई मेरा दोस्त है, ना कोई मेरे आगे पीछे है, ना कोई मेरी फैमिली है, मतलब अपने आप को बिल्कुल इमोशनलेस कर दो। जब भी आप अपनी बुक्स के पास जाओ तो सिर्फ आपके पास एक ही इमोशन होने चाहिए, वो आपका पढ़ाई का और आपके गोल का। अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दो। अगर आप फ़ोन ज़्यादा चलाते हो तो आप फ़ोन को बिल्कुल बंद कर दो। आप फ़ोन में भी 10 तरह की चीज़ें चला रहे हो, फेसबुक ज़्यादा चला रहे हो, व्हाट्सएप ज़्यादा चला रहे हो, या इंस्टाग्राम या और भी कुछ भी ज़्यादा चला रहे हो, तो आप उस चीज़ को पहचानो और उसको एकदम से बंद कर दो। और जितना टाइम आप उस चीज़ में ले रहे थे वो आपका टाइम उस डिस्ट्रैक्शन से उठ के आपकी पढ़ाई में आ जाएगा। और धीरे धीरे करके अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दो। जो मैंने किया वो धीरे धीरे कि ऐसी स्टेज पे मैं पहुंच गया कि मैं अपने फ़ोन को अपने अलमारी में बंद करके रखता था और दिन में सिर्फ 1-2 बार ही उसे निकाला करता था जब मुझे घर पे बात करनी होती थी। ऐसी कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं बहुत दिल से इस बात को मानता हूँ कि जो आपके अंदर से आपको फीलिंग आ रही होती है आपके साथ में वही होता है। अगर आपको पेपर देते टाइम ये फीलिंग आ रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर आपको पेपर देने के बाद में ये फील आ रही है कि नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। यही बात हम तैयारी के टाइम पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर उस टाइम हमें लग रहा है कि हमारी तैयारी अच्छी है तो आपकी तैयारी सच में अच्छी है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी तैयारियों में कमी है तो आपकी तैयारियों में सच में कमी है और उसको टाइम रहता सुधार लेना चाहिए। मुझे ये चीज़ जब तक पता चलती कि कहाँ कमी है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, उस टाइम शायद आकाश में सिलेबस पूरा होने वाला था और जनवरी लगभग निकल चुका था। अब मेरे पास सिर्फ बचे थे 3-4 महीने। अब सबसे बड़ी बात यह कि अब उन 3-4 महीनों में जो सिलेबस पूरे 1 साल में नहीं हो पाया वो कैसे करूँ मैं। अब दिमाग फिर से खराब होने लगा तो फिर से वही तरीका अपना, पेपर पे लिख के फाड़ के फेंक दिया, दिमाग शांत हुआ। उसके बाद में एक टाइम टेबल बनाया, बुक्स उठाई, टॉपिक सेलेक्ट किए और जैसे ही आकाश में वहाँ पे सिलेबस खत्म हुआ तो जो टाइम हमारा आकाश इंस्टीट्यूट में लग रहा था कि हम वहाँ पे जाते थे, पढ़ते थे, वो टाइम भी बचने लग गया। अब हमें सिर्फ अपने रूम पे रहना होता है और टेस्ट सीरीज देनी है। अब जब रूम पे हम रह रहे हैं
और इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास में है, 24 घंटे पूरे हमारे पास में है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आप में से कुछ लोग होंगे जो नाइट रीडर्स होंगे, कुछ होंगे जो डे टाइम रीडर्स होंगे। तो मैं पहले एक नाइट रीडर था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद को इवोल्व किया, तो मैं एक डे टाइम रीडर बन गया। मैं सुबह 5 बजे, मेरे को याद है कि मैं और मेरा रूममेट हम दोनों 5 बजे उठ जाते थे, और उठते ही हम फ्रेश होके नहा धो के अपने पढ़ने के लिए बैठ जाते थे 5:30 बजे। तो जो वो लास्ट के 2 महीने थे वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे। अगर उस टाइम पे मैंने मेहनत नहीं की होती, मतलब कि अगर मैंने पहले से मेहनत की हुई होती ढंग से, तो उस टाइम पे हमें कम मेहनत करनी पड़ती ऑब्वियसली। और लास्ट के 2 महीनों में हमने 16 से 18 घंटों की रोज पढ़ाई की है, और इसी के चलते 8 किलो वजन भी कम हुआ। पर जो अच्छी बात ये थी कि टेस्ट सीरीज में लगातार मार्क्स बढ़ते रहे, नॉलेज आती रही। सीरीज देने के बाद में मैं अपने रूम पे आता था, मैं उस पेपर को खोलता और एनसीईआरटी बायोलॉजी की उसमें अंडरलाइन करना शुरू करता कि आज एग्जाम में ये लाइन आई थी और ये लाइन इस बुक में यहाँ पे लिखी है। तो फिर उस तरह से मैंने देखा कि सब कुछ लगभग 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के आया करते थे, उसमें से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया। और धीरे धीरे जैसे मैंने अपने फिर कुछ पुराने पेपर भी उठाए और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी उठा कर देखे, तो सब कुछ एनसीईआरटी में से है और सब कुछ वहीं पे है। सिर्फ एक जरा से वर्ड को चेंज करके ऑप्शन बदले हुए हैं। तो क्वेश्चन भी देखो, ऑप्शन भी देखो, और उसको अपने बुक में अंडरलाइन करो कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, कि ये लाइन डायरेक्टली उठ के आ रही है, और उस चीज को रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपने एक बार पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो जैसे हमने अभी बात की टेस्ट सीरीज की, तो 2 मेजर इंस्टीट्यूट का हम उठा लेते हैं। एक आकाश इंस्टीट्यूट है, दूसरा एलन इंस्टीट्यूट है। तो जो एलन की टेस्ट सीरीज होती है वो काफी इजी होती है, उसके क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, उसमें आप ज्यादा स्कोर कर लेते हो। दूसरी तरफ आकाश इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड आते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एलन आपको कभी भी ये नहीं लगने देगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो एलन में पढ़ रहे हैं या फिर जो किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप आकाश की टेस्ट सीरीज जरूर दें, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको अपनी एक्चुअल जो रैंकिंग है उसका पता चल जाएगा। और अगर हम एक स्टेप ऊपर की तैयारी करके चलते हैं, जो कि आकाश की टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है कि क्वेश्चन एक लेवल ऊपर के रहते हैं, तो हम जो उससे नीचे वाले लेवल के क्वेश्चन है उसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वहीं अगर हम तैयारी सिर्फ जिस लेवल पे एग्जाम आने उसकी करें और एक आधा क्वेश्चन अगर ऊपर वाली लेवल का आ भी गया तो हम उसको फिर छोड़ देंगे। तो कोशिश करें कि साथ में से किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले रहे हैं तो एक आकाश की टेस्ट सीरीज जरूर दे। अब धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास आता गया वैसे वैसे डर भी बढ़ता गया, और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इस चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की, अगर आप एग्जाम वाले दिन भी अपने साथ में बुक्स को कैरी करके लेके जा रहे हो अपने सेंटर तक, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस से ज्यादा डर है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। जैसे पेपर सामने आया तो स्ट्रेटेजी ये थी कि सबसे पहले बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, और फिजिक्स थोड़ी सी वीक थी, इसलिए फिजिक्स को जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे ही एग्जाम दे के मैं घर पे पहुंचा तो फिर से वही डर कि कहीं फिर से एग्जाम लीक ना हो गया हो। तो उस दिन तक तो ऐसा कुछ पता चला नहीं। शाम को मैंने आंसर की मैच की तो सारे फैमिली वाले आसपास आके बैठ गए। जैसे ही कोई आंसर ठीक होता तो फैमिली वाले सब खुश हो जाते, जैसे ही कोई आंसर गलत होता तो फैमिली वाले सबका चेहरा लटक जाता। अब ये प्रोसेस चलती रही 180 क्वेश्चन जब तक पूरे मैच ना हो चुके। उसके बाद में मैंने जैसे ही टोटल किया तो मेरे घर वाले सब मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि 500 प्लस, तो सबके चेहरे पे एकदम से खुशी जो मेरे को देखने को मिली कि चलो अब उम्मीद है कि अब सिलेक्शन हो ही जाएगा, और इनफैक्ट बेस्ट कॉलेज भी मिल सकता है अपने स्टेट में। फिर कुछ दिनों में न्यूज़ आई कि एग्जाम फिर से होगा, और इस बार तो और भी बड़ा लोल हो रखा है कि कंडीशन ये है कि जिसको देना है वो एग्जाम दे दो, जिसको नहीं देना वो मत दो। जो एग्जाम देगा उसका पहले वाला स्कोर वो कैंसिल माना जाएगा, और जो उसका नया स्कोर आएगा वही फाइनल माना जाएगा। अब काउंसलिंग वगैरह हुई तो उसके बाद मुझे हरियाणा का बेस्ट कॉलेज PGIMS रोहतक मिल गया, और फिर उसके बाद से वो लाइफ शुरू हो गई जो कभी हमने सपने में सोची थी। डॉक्टर जतिन जी,
मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं पर उनका असर बाद में उनकी पढ़ाई पे भी होता है, तो वो कैसे मैनेज करें, बताएं। अच्छा सवाल आपने पूछा कि अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो उस चीज़ को कैसे टैकल करे। तो इस चीज़ के लिए जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में अभी आए नहीं है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दें, और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद में आप रिलेशनशिप में आए। और वो लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, चाहे पहले ही आ चुके हैं या फिर स्कूल टाइम से या फिर बचपन से कोई यार दोस्त है या चड्डी बडी है, तो अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है आपके गोल तक पहुंचने में, तो सब कुछ ठीक है। पर जिस दिन आपको ये लगना शुरू हो जाए कि आपकी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस चीज से, और जो आपका टाइम पढ़ाई पे लगना चाहिए था वो आप रिलेशनशिप पे ज्यादा लगा रहे हो, बातें करने में ज्यादा लगा रहे हो, इधर उधर घूमने में ज्यादा लगा रहे हो, तो आपको उस चीज को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। ये बात कहने में बहुत ही ज्यादा आसान लगती है, पर जब वो सारे इमोशन हमारे अंदर होते हैं और उन्हें जब छोड़ने की बात हम सोचते भी हैं तो एकदम से हिल जाता है इंसान। और जब तक तो आपको मैं बता दूं कि आपको हिलना तो पड़ेगा, आपको कोई बोल्ड डिसीजन तो लेना पड़ेगा अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है। तो ठीक है, एकदम से कुछ लोग हैं जो एकदम से छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, कुछ है जो एकदम से ना छोड़ सके, तो उस चीज को आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी बना लें कि सिर्फ मिनिमम आप लोग टाइम वेस्ट करें एक दूसरे का, या बातें सिर्फ इतनी हो कि आपका मन भी लगा रहे और आपकी पढ़ाई भी बराबर चलती रहे। एक वो गाना सा शेर मेरे को याद आ रहा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो मैं फाइनली अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सिर्फ यही टिप्स देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, उसके हिसाब से फिर अपना टाइम टेबल बनाएं, और जब तक उस टाइम टेबल में आप सेट नहीं हो जाते उसको रीडिज़ाइन करते रहें और अपने शेड्यूल को रीडिज़ाइन करते रहें कि आप जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो जरूर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हर हफ्ते अपना टाइम टेबल बदलते रहें और उसको फॉलो करना ही भूल जाएं और उसको रीडिज़ाइन इतना करने लग जाएं कि उसकी जो बेसिक डिज़ाइनिंग है वही खराब हो जाए। उसके बाद में हमेशा ध्यान रखें कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया तो आप सब कुछ भूलते चले जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा उस पढ़ने का। जितने ज़्यादा मौके जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दें, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कंपटीशन क्या है और आपकी लेवल क्या है। उसके हिसाब से फिर आप अपने शेड्यूल को डिज़ाइन करें ताकि आप स्टे पॉजिटिव, स्टे अलर्ट, स्टे कॉन्शियस कि आपके आसपास चीज़ें कैसे हो रही है और ट्रेंड कैसे बदल रहा है। अगर आपने बदलते ट्रेंड के साथ में खुद को चेंज नहीं किया तो फिर आप पुराने ट्रेंड के हिसाब से नई चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। बाद में कि जो हमारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो व्हाट्सएप की हो, चाहे वो फेसबुक की हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, चाहे वो किसी दोस्त की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे किसी गर्लफ्रेंड की हो या किसी के बॉयफ्रेंड की हो, ये सारी जितनी भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है हम इसको एक साइड में उठा के रख दें ताकि ये चीज़ें हमें हमारे मेन गोल तक पहुंचने में डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल भी। अगर इनको हमेशा बनाए रखें अपने गोल के लिए और हमेशा अपने मन में ये बात जरूर रखें कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है और आपके पास लिमिटेड ही टाइम है और आपके पास सिर्फ एक ही चांस है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव करें। आपसे बड़ी कोई और ताकत नहीं है जो आपको पढ़ा सकती है। किसी की मोटिवेशनल वीडियो आपको नहीं पढ़ा सकती, किसी का टाइम टेबल आपको नहीं पढ़ा सकता। सिर्फ आपके अंदर का आपका सेल्फ मोटिवेशन ही है, आपकी सेल्फ ड्राइव ही है जो आपको इस चीज़ तक लेके आ सकती है। उसके अलावा कोई चीज़, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती है।